हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप लोगों को कल मैंने कहा था आप लोगों की जेके पीएससी असिस्टेंट रजिस्ट्रार की क्लासेस ट्रिपल एस पे स्टार्ट हो जाएंगी। तो आज आपको पहला लेक्चर मिलेगा। ये लेक्चर आप लोगों को गौहर सर लेके आएंगे यहाँ पे। आज के लेक्चर में सर आपको इंट्रोडक्शन टू कोऑपरेटिव्स बताएंगे, क्योंकि हम लोगों ने सिलेबस देखा था वहाँ पे कोऑपरेटिव्स के रिलेटेड जो चीज़ें हैं यही ज़्यादातर एग्जाम में आपको दिखेंगी, और इसके अलावा जो जीएस के कंपोनेंट्स हैं वो। तो अभी आपको जो आवाज़ सुनाई देगी वो गौहर सर की होंगी। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा कि आपको लेक्चर कैसा लगा। और जो बच्चे कह रहे हैं कि डिटेल नोट्स और मॉक टेस्ट, हम लोगों का जो वीडियो लेक्चर के बाद पीडीएफ होगा वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आप लोगों को मिल जाएगा। इसी के साथ अगर आप लोगों को सारा का सारा सिलेबस एक ही जगह पे कंपाइल चाहिए जिससे कि आपको रिवीजन में हेल्प हो, तो वो आपको ऑली बोर्ड की ऐप पे सारा मिल जाएगा। जो मॉक टेस्ट होंगे हम लोगों के वो मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से हम लोगों ने देने हैं। तो ये सारा मटेरियल आपको ऑलीबोर्ड की ऐप पे मिल जाएगा। आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे आपको जेके एग्जाम्स दिखेगा और सबसे ऊपर आपको असिस्टेंट रजिस्ट्रार दिखेगा। आप लोग वहां से ये ले सकते हैं। तो अब आपको जो आवाज सुनाई देगी वो होगी गौहर सर की। तो अब मैं यहाँ से आप लोगों से विदा लेता हूँ। आई होप आपको लेक्चर पसंद आएगा। कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा आपको लेक्चर कैसा लगा। अब आप जो आवाज सुनेंगे वो होगी गौहर सर की। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू ट्रिपल एस। माय नेम इज़ गौहर शफ़ी। जो आपका असिस्टेंट रजिस्ट्रार के रिसेंटली पोस्ट्स एडवर्टीज़ किए हैं जेकेपीएससी ने, उसका एक मेजर पोर्शन ऑफ द सिलेबस इज़ बेस्ड ऑन कोऑपरेटिव्स। तो वो जो पोर्शन है, फॉर दैट आई विल बी प्रोवाइडिंग यू पीपल अ फ्री लेक्चर सीरीज़ जो एग्जॉस्टिव और डिटेल्ड होगी फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म विच इज़ नोन एज ट्रिपल एस। बिफोर गोइंग इन टू द मेन कंटेंट, थोड़ा सा मैं सिलेबस के थ्रू आपको आई विल टेक यू थ्रू द सिलेबस फर्स्ट। तो अगर आप देखेंगे ये है, दिस इज़ अ नोटिफिकेशन जो जेकेपीएससी ने नोटिफाई की है। तो इफ़ वी गो थ्रू दिस नोटिफिकेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल 11th को ये इन्होंने नोटिफाई की थी। उसके बाद इफ़ यू फर्स्ट ऑफ ऑल सी हेयर, the last date of application is 16/6/05, that is we have still 14 days left। तो जिन्होंने फॉर्म ने अभी भरा है, they can go and submit their forms। मूविंग ऑन, वीसी अगर लास्ट की लाइन आप यहाँ पे चेक करेंगे, इट इज़ शोइंग द टेंटेटिव डेट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन इज़ 24 अक्टूबर। एज ऑफ नाउ रिसेंटली क्या हुआ है, अ कपल ऑफ डेज अगो इन्होंने जेकेपीएससी ने एक नोटिफिकेशन पब्लिश की जिसमें कहा गया 24/10/2021 को अब केएएस का प्रीलिम्स होने वाला है। ठीक है, इसकी वजह से ये जो एग्जामिनेशन है, रिटन एग्जामिनेशन ऑफ एआर कोऑपरेटिव, तो दैट हैज़ बीन पुश्ड बट द न्यू डेट्स हैव नॉट बीन रिवील्ड येट। तो वी मस्ट एक्सपेक्ट अब ये नवंबर के बाद ही होने वाला है। साथ ही साथ अगर आप देखिए यहाँ पे देयर इज़ अ ह्यूज कन्फ्यूजन अमंग एस्पिरेंट्स कि शायद लेवल 6 का मतलब ये है इट इज़ अ नॉन गेजेटेड पोस्ट। नो, वी मस्ट बी वेरी क्लियर अबाउट लेवल 6F का मतलब है इट इज़ 4300 ग्रेड पे। इसका ग्रेड पे 4300 के करीब होगा और ये एक गेजेटेड पोस्ट है। इसकी टोटल सैलरी विल बी समवेयर अराउंड 60,000 रुपीज़। ठीक है, डोंट थिंक कि ये लेवल 8 से नीचे है, इट्स अ नॉन गेजेटेड पोस्ट, यू विल गेट फुल सैलरी। ऐसा नहीं है कि जैसे जेकेएसएसबी का रिक्रूटमेंट के थ्रू आपको प्रोबेशन के थ्रू जाना पड़ेगा। फॉर द फर्स्ट 2 years you will be getting the basic salary only. That is not the case with these gazetted posts. You will get full pay since ज्वाइनिंग ऑफ द क्या कहते हैं डिपार्टमेंट। तो मूविंग अहेड, इफ़ यू सी हेयर, there's one more confusion doubt among the candidates that इसका क्वालिफिकेशन क्या है। द क्वालिफिकेशन इज सिंपली ग्रेजुएशन, डोंट लुक बियॉन्ड दिस। इट इज़ जस्ट सिंपल ग्रेजुएशन। इफ़ यू हैव completed योर ग्रेजुएशन इन आर्ट्स, कॉमर्स, मेडिसिन, इंजीनियरिंग, whatever, you must have a bachelor's degree, that is enough for this। इन्होंने अब लिखा है यहाँ पे विद अ हायर डिप्लोमा इन कॉपरेशन। इसमें थोड़ा सा एज मिल सकता है बट आई डोंट थिंक यहाँ पे किसी के पास हायर डिप्लोमा होगा। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दे माइट हैव डिप्लोमा इन कॉपरेशन, लेकिन हैविंग अ हायर डिप्लोमा इज़ वेरी रेयर। सो यू मस्ट नॉट एट दिस पॉइंट इन टाइम थिंक कि हमारा कंपटीशन उन लोगों के साथ होगा जिनके पास ये डिप्लोमा वगैरह होगा। एंड बिकॉज ऑफ द रीज़न कि 75 मार्क्स एज वेल आर रिजर्व फॉर रिटन टेस्ट। तो जो रिटन टेस्ट अच्छा करेगा उसको फिर ही डज नॉट नीड टू टेक एनी स्ट्रेस और एनी
kind of that thing. तो he just needs to then focus on the interviews, I mean to say. तो let's move ahead. तो ये एज वेज का रिजर्वेशन वगैरह जो भी है, डोमिसाइल, यू मस्ट हैव अ डोमिसाइल सर्टिफिकेट एज वेल. तो नाउ आई विल डायरेक्टली मूव टू द सिलेबाई. ठीक है, तो ये रहा मेरे पास, वी हैव द सिलेबस हेयर. तो इट इज़ शोइंग अस दैट द रिटन एग्जामिनेशन विल बी ऑफ 2 hours 120 questions. दैट मीन्स 1 minute per question. इसका मतलब वी हैव इनफ टाइम टू क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन. इट्स नॉट लाइक द बैंक एग्जामिनेशन जिसमें आपको यू हैव टू टेक केयर ऑफ द टाइम एज वेल, और उसमें सेक्शंस में भी टाइम होता है, तो इट बिकम्स अ बिट डिफिकल्ट एज वेल. तो दिस इज़ इनफ टाइम फॉर अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एग्जामिनेशन. ठीक है, नेगेटिव मार्किंग का भी इन्होंने लिखा है 0.25 फॉर एवरी रॉन्ग आंसर. तो आप अगर मल्टीपल आंसर्स को टिक करेंगे वगैरह वगैरह, जो भी आपको बाकी पता होगा. नाउ मूविंग टू द सिलेबस. अगर आप सिलेबस देखें ना, इफ़ यू गो थ्रू द सिलेबस, देखिए आप सिलेबस की तरफ जाइए, तो आप इसमें एक ख़ास चीज़ देखेंगे कि देयर इज़ नो ब्रेकेज शोन. इसमें ऐसा नहीं लिखा है जैसे एसएसबी में लिखा होता है इस पोर्शन के 20 मार्क्स, इसके 20 मार्क्स. नथिंग लाइक दैट हैज़ बीन शोन. और जो भी सिलेबस, जो भी आपके सब्जेक्ट्स के बारे में लिखा है, नो डिटेलिंग हैज़ बीन गिवन. ज्योग्राफी के बारे में थोड़ा सा मिनिमम डिटेल इन्होंने नीचे दिया है. ऑन द नेक्स्ट पेज विल सी. ये देखिए, जनरल, फिजिकल, क्लाइमेट, इकोनॉमिक, जियोग्राफी वगैरह वगैरह जो भी है. तो देखने वाली चीज़ यहाँ पे है कि जो कोऑपरेटिव का पोर्शन है सिलेबस में, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का पोर्शन है, ये देखिए, ये जो दिखाया गया है यहाँ पे, दिस इज़ द ओनली पोर्शन विच हैज़ बीन डिटेल्ड आउट. और वी शुड नॉट बी सरप्राइज्ड अबाउट दिस, क्योंकि एग्जामिनेशन जो पोस्ट है इसका नाम ही है असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़. इसका मतलब दे आर फोकसिंग, दे विल बी फोकसिंग इन बोथ द रिटन एग्जामिनेशन एंड एज वेल एज द इंटरव्यू. दोनों जो इसके स्टेज है एग्ज़ाम के, उनमें दोनों में फोकस होगा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में. सो ये कोई नई बात नहीं है कि अगर इसी में से मोस्ट पोर्शन आया, वी शुड एक्सपेक्ट क्वेश्चंस फ्रॉम अदर पोर्शंस एज वेल. लेकिन लगता है ऐसा, वी सीम्स देयर इज़ एन इंट्यूशन कि इसी में से कोऑपरेटिव वाले पोर्शन में मैक्सिमम क्वेश्चंस आएंगे. तो इसमें देखिए इन्होंने अंडरलाइन किया है, फर्स्ट द नीड फॉर कोऑपरेटिव्स, ऑरिजिन, डेवलपमेंट कोऑपरेटिव्स, देन देयर इज सीरीज ऑफ लेजिस्लेशन, मतलब लॉज क्या है, टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव्स. फिर इवेंचुअली ये जो नीचे वाला पोर्शन है, दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज कोऑपरेटिव लॉ. रेगुलेशन के लिए हम लॉज एनैक्ट करते हैं बाय पार्लियामेंट और बाय द लोकल असम्बलीज़. तो वो हम लॉज पढ़ेंगे इन इंडियन एंड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. तो सिलेबस वगैरह डिस्कस करने के बाद लेट्स मूव टू द फर्स्ट लेक्चर ऑफ दिस सीरीज़. तो विल डायरेक्टली स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन. पहली बात है, द फोरमोस्ट कॉन्सेप्ट यू मस्ट हैव इन माइंड इज़, ये जो कॉपरेशन का कॉन्सेप्ट है ये बहुत पुराना है. इट इज़ एज ओल्ड एज ह्यूमंस देमसेल्व्स. जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉपरेशन इज़ ओल्ड एज ह्यूमैनिटी. तो हमारे पास जो भी रिलीजियस स्क्रिप्चर्स है, बिकॉज रिलीजन हैज़ इवॉल्व्ड ऑल अलॉन्ग ह्यूमन बींग्स देमसेल्व्स. जैसे जितने पुराने इनफैक्ट इंसान है, उतना पुराना रिलीजन भी है इन इटसेल्फ. ठीक है, तो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स जो हमारे पास है, उनमें आप हर किसी स्क्रिप्चर में देखेंगे कॉपरेशन के बारे में देयर आर कॉन्सेप्ट्स अवेलेबल. जैसे मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है, जैसे कुरान में इट इज़ इन सूरह माइदा वर्स नंबर 2, देन वी हैव इन ऋग्वेद, देन इन द बाइबल एज वेल. तो यू कैन योरसेल्फ गो थ्रू ऑल दीज थिंग्स. तो लेट्स मूव ऑन. ये जो कॉपरेशन का वर्ड है, कोऑपरेशन, इट हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कोऑपरेरी. सिंपल है, एटमोलॉजिकली क्या है, ये जो वर्ड्स हैं ना, मोस्टली इंग्लिश वर्ड्स, ये दे हैव ईदर बीन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन और फ्रॉम ग्रीक. तो ये जो वर्ड है कोऑपरेशन, ये डिराइव किया गया है लैटिन वर्ड्स, 2 लैटिन वर्ड से, को और ऑपरेरी. को का मतलब है विद और ऑपरेरी मीन्स टू वर्क. ठीक है, हेंस कोऑपरेशन का मतलब सिंपल में होता है वर्किंग टुगेदर. तो अगर 2-4 लोग इकट्ठे किसी अच्छे काम के लिए आते हैं, टू सर्व अ गोल, टू सर्व एन एंड, फॉर अ सर्टन पर्पस, तो उसको कोऑपरेशन कहा जाएगा लिटरल टर्म्स में. ठीक है, टेक्निकल डेफिनेशन इसकी डिफरेंट है.
तो अगर यू कम टुगेदर, अ कपल ऑफ पीपल कम टुगेदर टू वर्क ऑन समथिंग, फॉर एग्जांपल 11 प्लेयर आते हैं फुटबॉल की टीम में इकट्ठे जीतने के लिए, इसको कहा जा सकता है कॉपरेशन। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ लिटरल कॉपरेशन, ठीक है। मतलब के हिसाब से जो कॉपरेशन है उसकी एग्जाम्पल यही रहेगी। अ टीम ऑफ 11 प्लेयर्स कमिंग टुगेदर फॉर अ फुटबॉल मैच विद द पर्पस टू विन द मैच, इसलिए आते हैं इकट्ठे ताकि मैच जीत सके, अच्छा पर्पस है, ठीक है। तो ऐसे एसोसिएशन को कहा जाता है कॉपरेशन। अब देखिए अगर हम नेक्स्ट नीचे जाए, कोऑपरेशन की बहुत सारी डेफिनेशंस दी गई है बहुत सारे ऑथर्स ने, ठीक है। देयर आर मेनी ऑथर्स, इफ़ यू गो थ्रू द बुक्स ऑन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, कोऑपरेटिव मूवमेंट, यू विल फाइंड अ नंबर ऑफ डेफिनेशंस। तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कुछ ऑथर्स ने दी है, वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट में जनरली भी दी है, लेकिन हमारे पास एक राइट नाउ वी हैव एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस, ठीक है। इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस जो है, तो इट इज़ एक्चुअली अ कोऑपरेटिव यूनियन, जो मैं आपको बताऊंगा। इन्होंने एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन दी है अपनी एक मीटिंग में जो हुई इन द ईयर 1995। वो डेफिनेशन यहाँ पे मैंने आपको दी हुई है। दैट डेफिनेशन सेज अ कोऑपरेटिव इज एन ऑटोनॉमस एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स united voluntarily to meet their common economic, social, and cultural needs and aspirations through a jointly owned and democratically controlled enterprise। सिंपल में यहाँ पे कह रहा है कुछ लोग इकट्ठा जमा होते हैं, उनके कुछ गोल्स होते हैं, वो गोल्स हो सकते हैं इकोनॉमिक related to money, I mean to say, social related to people or society themselves, और cultural। ये कैसे गोल्स को अचीव करते हैं? थ्रू अ जॉइंटली ओन्ड एंटरप्राइज। ये एक इकट्ठे एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, कि एंटरप्राइज बनाते हैं जो डेमोक्रेटिकली कंट्रोल्ड होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा समझने की कुछ नहीं है, इस ये डेफिनेशन इज़ वेरी सिंपल। 2 4 5 लोग इकट्ठा जमा हुए, इन्होंने एक इंस्टीट्यूशन बनाया, ऑर्गेनाइजेशन बनाया, किस लिए? इसलिए बनाया ताकि इनके कुछ नीड्स है, कुछ एस्पिरेशंस है, कुछ गोल्स है। वो गोल्स कैसे हो सकते हैं? दे कैन बी इकोनॉमिक, दे कैन बी सोशल, दे कैन बी कल्चरल। ये इकट्ठे इसलिए आते हैं ताकि ये गोल्स फुलफिल हो जाए। तो ऐसा कोई भी जॉइंटली ओन्ड एंटरप्राइज, ओनिंग का मतलब है ये पूल करते होंगे कुछ पैसे, यानी अगर 5 लोगों ने ये एसोसिएशन बनाई, इन पांचों को पैसे निकालने पड़ेंगे, तो चवनान ओनरशिप, दैट इज व्हाट वी कॉल ओनरशिप, ठीक है। तो दे आर जॉइंटली ओनिंग दिस थिंग, और इट इज़ अ डेमोक्रेटिकली कंट्रोल्ड एंटरप्राइज। डेमोक्रेटिकली कंट्रोल्ड का सिंपल मतलब है, जैसे डेमोक्रेसी में वोटिंग से हो जाती है ना चीज़ें, यानी वी इलेक्ट समबडी बाय वोटिंग। तो इसका मतलब यही है कि अगर वहाँ कुछ डिसीजन लेना होगा या किसी को प्रेसिडेंट बनाना होगा, ट्रेजरर बनाना होगा, ये कैसे होगा? थ्रू अ डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज। जो इस कॉरपोरेशन के मेंबर्स हैं वो वोट करेंगे, ठीक है। हर किसी के पास एक एक वोट होगा। तो दिस इज सिंपली अ डेफिनेशन ऑफ कॉपरेशन। तो मैंने आपको कहा ये डेफिनेशन कब अडॉप्ट की गई? इट वाज अडॉप्टेड इंटरनेशनली इन द ईयर 1995। किसने दी ये डेफिनेशन? इट वाज गिवन बाय द इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस। इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस क्या करता है? ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो हर साल अपनी मीटिंग्स करती है, ठीक है। 1995 की जो मीटिंग हुई, इनकी मीटिंग्स को स्पेसिफिकली कहा जाता है इंटरनेशनल कोऑपरेटिव कांग्रेस, इसीलिए मैंने यहाँ पे आईसीसी लिखा हुआ है, ये क्रिकेट का आईसीसी नहीं है। सो लेट्स मूव नाउ टू द इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस। इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस जो है ये वाला, ये है एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड कोऑपरेटिव्स का यूनियन। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास किसी एरिया में 10 दुकानदार होते हैं, ये क्या करते हैं? एक यूनियन फॉर्म करते हैं, ठीक है। ये होता है, ये जो इन्होंने यूनियन फॉर्म किया, ये इनने एरिया वाइज किया। फिर क्या करते हैं? ऐसे ही सारे बहुत सारी यूनियंस हैं, ये एक बड़ी फेडरेशन को ज्वाइन करते हैं। सेम इज़ द केस हेयर। जो हमारे पास कंट्री वाइज कोऑपरेटिव्स होते हैं, वो अपना एक यूनियन बनाते हैं। फिर अगर सारे यूनियंस को मिला के एक अम्ब्रेला ग्रुप बनाया जाए वर्ल्ड वाइड लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर,
वो जो ग्रुप है वही है इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस. इट इज़ सिंपली अ कोऑपरेटिव यूनियन at international level. It was founded in the year 1895 में ये फाउंड किया गया. ठीक है. तो इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 313 कोऑपरेटिव फेडरेशंस जो लाई करती है वर्ल्ड ओवर इन 109 कंट्रीज़. इसके कहने का मतलब सिंपली ये है एक कंट्री में 2-4 फेडरेशंस भी हो सकते हैं. ठीक है. हेडक्वार्टर्स जो इसके है इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस के, दे आर इन ब्रुसेल्स, बेल्जियम. बाय द वे ब्रुसेल्स इज़ ऑल्सो द कैपिटल सिटी ऑफ बेल्जियम. जो इसके प्रेसिडेंट है ICA के, उनका नाम है एरियल गुआरको. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. एरियल गुआरको उनका नाम है. ही इज़ फ्रॉम अर्जेंटीना. अर्जेंटीना अगर आपको पता होगा इट्स अ नॉर्थ अमेरिकन कंट्री. तो इन्होंने बाय द वे ये जो प्रेसिडेंट है एरियल गुआरको, ये एक अर्जेंटीना के एक कोऑपरेटिव में ही पले बड़े हैं. ठीक है. इनकी मदर जो थी शी वाज वर्किंग इन एन इलेक्ट्रिकल कोऑपरेटिव सोसाइटी थी वहाँ पर. तो जो वहाँ जनरेट और पावर डिस्ट्रीब्यूट करती थी, ये वहीं पे बड़े पले बड़े हैं. फिर ये जो अपना लोकल अर्जेंटीना है वहाँ के एक फेडरेशन के प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट बने. इवेंचुअली ही केम एट द वर्ल्ड लेवल. फिर इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस के ये प्रेसिडेंट बने. मोस्ट प्रोबेबली हाँ आई थिंक सिंस 2017 यही प्रेसिडेंट है. ठीक है. तो ये जो इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस है ये ईयरली एक रिपोर्ट पब्लिश करती है जिसका नाम है वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर. वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. क्वेश्चन कैन कम. इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस वाज फाउंडेड इन विच ईयर? द आंसर इज 1895. ठीक है. इट्स अ ग्रुप ऑफ हाउ मेनी कोऑपरेटिव फेडरेशंस? तो कितनी कोऑपरेटिव फेडरेशंस का ग्रुप है ये? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 313 कोऑपरेटिव फेडरेशंस. ठीक है. हाउ मेनी कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस? द आंसर इज 109 countries. Where is the International Cooperative Alliance headquartered? इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस ICA के हेडक्वार्टर्स कहाँ है? वो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है. ठीक है. प्रेसिडेंट कौन है? हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस? द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस इज एरियल गुआरको. ठीक है. सेम इज़ द केस अगर कहे इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस की प्रोमिनेंट पब्लिकेशन कौन सी है? ये क्या पब्लिश करते हैं? दे पब्लिश द वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर. ठीक है. ये एक रिपोर्ट है जो ईयरली पब्लिश की जाती है. तो इसमें ये जो भी डेटा रिलेटेड टू कोऑपरेटिव्स अराउंड द वर्ल्ड है उसके बारे में हमें बताते हैं. ठीक है. लास्ट की जो हमें वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर की रिपोर्ट आई है दैट केम लास्ट ईयर इन 2020 ड्यूरिंग द पैंडमिक. तो उसमें इन्होंने लिस्ट किए हैं कि कितने कोऑपरेटिव्स है वर्ल्ड वाइड, उनका नेट रेवेन्यू कितना जनरेट होता है, सबसे बड़ा कोऑपरेटिव कौन सा है. तो फ्रांस का एक कोऑपरेटिव है जिसका नाम है क्रेडिट ग्रुप एग्रीकोल. ठीक है. फ्रांस का है वो. तो उसका नेट टर्नओवर वर्ल्ड वाइड है $89 बिलियन. तो इंडिया का भी एक ये अब करते हैं दे हैव लिस्ट्स विच आर फॉर्मुलेटेड ऑन डिफरेंट बेसिस. ठीक है. वी विल डिस्कस ऑल ऑफ दैट लेटर. मुझे लगता है अभी इट विल क्लब अप विद दिस. तो वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर जो है इट इज़ अ रिपोर्ट और पब्लिकेशन which is being published by the International Cooperative Alliance. You have to remember all these things. और जो आपको ये नज़र आ रहा होगा ये इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस का मैप है जो इन्होंने अडॉप्ट किया है इन द ईयर 1925. ठीक है. सिंपल रेनबो कलर्स है इसमें 7 स्ट्राइप्स, 7 स्ट्राइप से 7 कलर्स की रेनबो कलर्स की. इसको रेनबो फ्लैग भी कहा जाता है. तो इन्होंने जो फ्लैग अडॉप्ट किया, आई सेड मैप, फ्लैग जो इन्होंने अडॉप्ट किया है वो ये रेनबो स्ट्राइप्स वाला है. ठीक है. तो देर इज़ वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट. वो ये है कि इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर ऑन द 3rd of July. ठीक है. इट इज़ सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन द 3rd of July. 2021 में भी ये सेलिब्रेट किया जाएगा 3rd of July को. यानी वी हैव अराउंड अ मंथ लेफ्ट. और इस साल के इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स की जो थीम है वो है रीबिल्ड बेटर टुगेदर. क्या है द थीम? इफ़ द क्वेश्चन कम्स व्हाट इज़ द थीम फॉर 2021 इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स, वी शुड एक्सपेक्ट दिस.
in the question paper, because this is very important and it is current part of this portion. तो rebuild better together है theme of इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स, जो 3 जुलाई को मनाया जाएगा। अगर आप नोटिस करें यहाँ पे मैंने कुछ लिखा हुआ है, 99th 1923, 27th 1995। मैं आपको बताता हूँ व्हाट ऑल दिस इज़ अबाउट। एक्चुअली क्या हुआ, पहले इसको इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स को कहा जाता था इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे, ठीक है। और इसका पहला सेलिब्रेशन स्टार्ट हुआ 1923 को, ठीक है। कहने का मतलब इन अदर वर्ड्स, अगले साल 3 जुलाई 1922 को इट विल बी द सेंटिनरी, यानी 100 साल हो जाएंगे इसको मनाते हुए। किसको? इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे को। लेकिन साइड में मैंने लिखा है 27 1995 को। तो इंटरनेशनल रिकॉग्निशन कब मिली इस कोऑपरेटिव डे को? वो मिली यूएन की तरफ से 1995 को। उसका मतलब इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स को 27 साल होंगे जब से ये यूएन ने रिकॉग्नाइज़ किया। लेकिन एक्चुअली जब से ये स्टार्ट हुआ 1923 से, तब से इसका इस साल 3 जुलाई 2021 को 99th ईयर होगा, ठीक है। So let's move now to the next topic, which is features of cooperatives. फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव्स, देखिए पहला फीचर जो कोऑपरेटिव का होता है वो ये होता है कि इट इज़ सिंपली एन एसोसिएशन ऑफ पीपल। हमने पहले भी कहा है, कुछ लोग इकट्ठा होते हैं कॉमन गोल के लिए, उसी को कोऑपरेशन कहा जाता है या कोऑपरेटिव सोसाइटी कहा जाता है, ठीक है। हर कोई लॉ, हर किसी कंट्री का लॉ अबाउट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आर डिफरेंट। ये सेम प्रिंसिपल्स पे वर्ल्ड ओवर चलते हैं, लेकिन इसका लॉ का फॉर्मेशन इज़ डिफरेंट इन ईच कंट्री। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में अगर आपको एक कॉर्पोरेशन फॉर्म करना है तो 10 लोगों को इकट्ठे आना होगा, ठीक है। यानी इट शुड हैव अ मिनिमम ऑफ 10 मेंबर्स। दैट इज़ व्हाट इट इज़ सेइंग हियर, इट इज़ एन एसोसिएशन ऑफ पीपल और पर्सन्स। तो सेकंड इज़ इट इज़ एन एंटरप्राइज और अंडरटेकिंग, ठीक है। तो एंटरप्राइज और अंडरटेकिंग का मतलब ये है, एक्चुअली जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ कॉर्पोरेशन है वो ये कहता है कि कॉर्पोरेशन या कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, दे आर एक्चुअली न्यू मेथड्स ऑफ बिजनेसेस, न्यू फॉर्म्स ऑफ बिजनेसेस। अब जब आपके पास ये फॉर्म ऑफ बिजनेस है, इसका मतलब आपको कुछ इन्वेस्ट करना भी होगा। किन को करना होगा? मेंबर्स को कुछ मनी पूल करना होगा, कुछ मनी इन्वेस्ट करना होगा। और जब आपने कहीं पे मनी इन्वेस्ट किया, उसके साथ रिस्क भी होता है, रिस्क ऑफ लॉस। समझ आ रही है बात? सो दैट इज़ वाई व्हाट ही इज़ सेइंग हेयर, कॉपरेशन लेज स्ट्रेस ऑन इथिकल स्टैंडर्ड। तो जब भी आप कोई बिजनेस करते हैं, इट शुड बी एट अ सर्टन इथिकल स्टैंडर्ड, ठीक है। एंड इट इज़ बेसिकली एन एंटरप्राइज, इट इज़ रन बाय द मेंबर्स देमसेल्व्स एट देयर ओन कॉस्ट एंड रिस्क। थर्ड पॉइंट इज इट्स अ वॉलंटरी एसोसिएशन। इसमें जब भी आप फॉर्म करें, जब मेंबर्स कम टुगेदर टू सेट अप अ कोऑपरेटिव, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें ज़बरदस्ती नहीं चलती। इसमें दे शुड कम बिकॉज ऑफ देयर ओन विल एंड डिस्क्रिशन, उनकी मर्जी से उनकी ज्वाइनिंग होनी चाहिए। सेम इज़ द केस, अगर कोई मेंबर ज्वाइन करके छोड़ना चाहे, वो बस उसको एक नोटिस देना होता है। जैसे कहीं भी, जैसे आप जॉब छोड़ते हैं, आपको नोटिस देना होता है, यू हैव टू राइट अ एप्लीकेशन, आई वांट टू क्विट फ्रॉम दिस cooperation or quit from this job, that is the only thing that is to be done. तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक फीचर है, इट इज़ अ वॉलेंट्री एसोसिएशन। आप अपनी मर्जी से ज्वाइन भी करते हैं और अपनी मर्जी से छोड़ते भी हैं, ठीक है। दैट इज़ व्हाट इज़ रिटन हेयर एन इंडिविजुअल इज़ फ्री टू ज्वाइन द सोसाइटी एंड रिजाइन फ्रॉम हिज मेंबरशिप ऑफ द सोसाइटी एट हिज विल एंड डिस्क्रिशन, ठीक। तो चौथा जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है, दैट इज़ सर्विस ऑब्जेक्टिव। अब देखिए, जो चीज़ डिफरेंशिएट करती है एक बिजनेस को एक कोऑपरेटिव से, वो यही सर्विस मोटिव है या सर्विस ऑब्जेक्टिव है। बिजनेस का ऑब्जेक्टिव या मोटिव होता है टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स। इनको बस प्रॉफिट बनाना मकसद होता है एक बिजनेस का, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास कॉपरेशन है, इसका असल में मकसद है टू प्रोवाइड सर्विस टू इट्स मेंबर्स एंड द कम्युनिटी एज अ होल, ठीक है। अपने मेंबर्स को सर्व करना और उसके अलावा कम्युनिटी को भी सर्व करना। इसका असल में मकसद प्रॉफिट नहीं है। अगर इससे प्रॉफिट बनता है, दैट इज़ अ बाय प्रोडक्ट ऑफ इट्स एक्चुअल मोटिव, ठीक है।
तो ये आपको याद रखना है, जो चीज़ डिफ्रेंशिएट करती है एक बिजनेस को एक कोऑपरेटिव सोसाइटी से, वो है इसका मोटिव या सर्विस ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट इज that it is a cooperative society is democratically managed। democratically managed का मतलब होता है जैसे एक डेमोक्रेसी है, इसमें नहीं देखते हम कोई छोटा है कोई बड़ा है, कोई अमीर है कोई गरीब है, कोई गोरा कोई काला। वी अलाउ एवरीबडी टू वोट इन एन इलेक्शन, ठीक है। एवरीबडी इज अलाउड टू वोट इरेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, देयर बैकग्राउंड, देयर कलर, देयर कास्ट, देयर क्रीड, देयर जेंडर्स। सेम इज द केस हेयर। डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट का यहाँ पे ये मतलब है, जो इसके शेयर होल्डर्स होते हैं ना या मेंबर्स, उन्होंने कुछ पूल पैसे किए होंगे। कोऑपरेटिव सोसाइटी में ज़रूरी नहीं कि सबको सेम अमाउंट पूल करना, पूल मतलब देना हो कॉपरेशन बनाने के लिए, ठीक है। कोई कम भी दे सकता है, कोई ज़्यादा भी दे सकता है, ठीक है। इससे लेकिन इस चीज़ पर फ़र्क नहीं पड़ता जब ये किसी डिसीजन के लिए वोट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कल को इनको एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाना होगा विच विल ओवरलुक द फंक्शनिंग ऑफ अ सर्टन कोऑपरेटिव। तो ये इलेक्ट करेंगे मेंबर्स को, प्रेसिडेंट बनाएंगे, they'll choose a vice president, they'll choose a treasurer, they'll choose many other people in the group। तो सब लोग जो ये चूज करेंगे ना, सब लोगों के पास होगा एक वोट। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है द कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉलोज कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, दैट इज वन मैन वन वोट, ठीक है। द अफेयर्स आर हैंडल्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, द कैपिटल डज नॉट गेट एनी स्पेशल ट्रीटमेंट ओवर ह्यूमन बींग्स इन कॉपरेशन। तो ह्यूमन बींग्स का यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, जो हमने सर्विस मोटिव में भी कहा। प्रॉफिट्स का मसला नहीं है, इट्स ऑल अबाउट पीपल, ठीक है। इट्स बेस्ड ऑन इक्विटी एंड इक्वालिटी, ठीक है। जो इससे पहले भी जस्ट वी डिस्कस्ड कि वहाँ पे कोई भी अपार्थीड या कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, एवरीबडी इज इक्वल, ठीक है। इरेस्पेक्टिव ऑफ वो किस बैकग्राउंड से आते हैं, उनने कितना पूल मनी किया, दे आर ऑल इक्वल। सो दैट इज व्हाट इट इज रिटन हियर, नो डिस्क्रिमिनेशन अमंग मेंबर्स is made on the grounds of religious faith, political ideology and educational qualifications etc and so on, ठीक है। Now the seventh point is it is a socio-economic movement, it is a socio-economic movement। कहने का मतलब इसकी सोशल इम्प्लीकेशंस भी है। जब हम कॉपरेशन बनाते हैं इससे सोसाइटी पे भी फ़र्क पड़ता है, और उस एरिया जहाँ पे वो कॉपरेटिव काम कर रहा हो उसके इकोनॉमिक्स पे भी फ़र्क पड़ता है। दैट इज़ what we have here, a part of socio-economic movement, the cooperative movement is viewed as a constituent part of the overall socio-economic movement of a country। तो next is proportionality और equality, ये वाला पार्ट। तो होता क्या है, अगर हम कहीं पे, आई विल गिव यू एन एग्जांपल एंड यू विल गेट टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, और इस चीज़ का मतलब क्या है। देखिए हम क्रिकेट खेलने जाते हैं कहीं, एक दोस्त का बैट होता है, किसी और फ्रेंड की बॉल होती है, विकेट्स किसी और के होते हैं, ठीक है, पैड्स किसी और के होते हैं। जब हम क्रिकेट खेलते हैं, एंड में जब हम मैन ऑफ द मैच देते हैं, किसी को मैन ऑफ द मैच अवार्ड देते हैं, दैट इज़ जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ हिज परफॉर्मेंस, ना कि बैट किसका था, बॉल किसका था, विकेट्स किसके थे। इट इज़ सोली ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, किसने इस मैच पे ज़्यादा अफेक्ट डाला, ठीक है। दैट इज व्हाट इट इज सेइंग हियर, इट इज बेस्ड ऑन प्रोपोर्शनैलिटी और इक्वालिटी। द सरप्लस इज डिस्ट्रीब्यूटेड नॉट अकॉर्डिंग टू शेयर टेकन बट अकॉर्डिंग टू द प्रोपोर्शन ऑफ बिजनेस ऑपरेशन अ मेंबर हैज इफेक्टेड विद द सोसाइटी। जिसकी वजह से, जिस मेंबर की वजह से सोसाइटी में ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हुआ होगा, या ज़्यादा सेल्स हुई होंगी, या जिसने खुद पर्सनली परचेज किया होगा, उसका क्या होता है, जो सरप्लस होता है या जो प्रॉफिट्स होते हैं वो उसको उसके हिसाब से मिलते हैं, ठीक है। नॉट ऑन द बेसिस ऑफ कि उसका शेयर कितना है कंपनी में, कॉर्पोरेशन में, सॉरी। तो इट इज़ द नेक्स्ट पॉइंट से, इट इज़ अ यूनिवर्सल मूवमेंट। यूनिवर्सल मूवमेंट का मतलब है कि इसका इफ़ेक्ट जब ये स्टार्ट, जब हम देखेंगे इन द कमिंग लेक्चर्स विल टॉक अबाउट द हिस्ट्री, ये एक्चुअली मॉडर्न जो कोऑपरेटिव मूवमेंट का इंसेप्शन है, स्टार्ट है, ये हुआ है इंग्लैंड से, ठीक है। एग्जैक्ट प्लेस है तचुना लैंकशायर, ठीक है, वहाँ से हुआ है इसका इंसेप्शन, ये स्टार्ट हुई है वहाँ से।
तो वहाँ से स्टार्ट होने के बाद इट एनगल्फ द होल वर्ल्ड, फिर ये मूवमेंट पूरी दुनिया में चली। जैसे आपने लास्ट ईयर देखा ये ब्लैक लाइव्स मैटर का मूवमेंट चला था, तो इट वाज अ वर्ल्ड ओवर फिनोमिना, हर जगह चला था बाय एंड लार्ज पूरी दुनिया में। ठीक है, सेम इज़ द केस लेबर मूवमेंट चली थी, ठीक है, वो भी वर्ल्ड ओवर चल रही थी। एंटी दे अपार्थीड मूवमेंट चली थी जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ चली थी, दैट वाज आल्सो अ यूनिवर्सल मूवमेंट। So that is what he is saying here. It is not specified to a certain region or place. It is a universal movement. So we'll move to the next page. At the service of both the members and the community. तो मैंने आपको कहा है primarily it is to serve its members, लेकिन if it is possible for the cooperation, अगर इसका scope of operation ऐसा हो सकता है कि ये community को भी serve कर सकते हैं, तो ये कर सकते हैं। ठीक है, it is at, that is what he is saying, it is at the service of both the members and the community. तो on the basis of the area of operation, a cooperative society can be, it can be this क्या कहते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, इट कैन बी ऑन स्टेट लेवल, इट कैन बी मल्टी स्टेट लेवल एंड सो ऑन। ठीक, सो नेक्स्ट इज इट इज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी एंड इज अंडर स्टेट कंट्रोल। ठीक है, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है समझने की, ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी जब भी आप फॉर्म करते हैं ना, ये ऑटोनोमस होती है इन इट्स वर्किंग, लेकिन इट इज़ एक्सटर्नली रेगुलेटेड बाय द लॉज फाउंड बाय द गवर्नमेंट ऑफ दैट कंट्री। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी बनानी है तो हमारे पास लॉ होता है कंट्री का, तो उस लॉ के हिसाब से आपको कंट्री को रजिस्टर कराना है, फिर रेगुलेट भी उसी हिसाब से होगा। आपको ईयरली सबमिट करना है अपना ऑडिट, आपके जो सेल्स हुए थे, प्रॉफिट्स हुए थे, जो भी अकाउंट्स है वो आपको सबमिट करने होते हैं गवर्नमेंट को या गवर्नमेंट एजेंसीज को। तो दैट इज़ व्हाट ही इज सेइंग, इट इज़ अंडर स्टेट कंट्रोल। ऑटोनॉमस ये इंटरनली है, स्टेट कंट्रोल इसका एक्सटर्नली है। ठीक है, इट हैज़ टू वर्क अंडर द फ्रेमवर्क लेड डाउन बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, और ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी फॉर्म करता है। कहने का मतलब ये है कि अगर इसका किसी के साथ डीलिंग हुआ विद सम अदर पर्सन, तो उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम आया, देयर इज़ अ सर्टेन इशू, तो जब लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स, जब अगर केस वेस होता है तो ये स्यू करेंगे सीधे कोऑपरेटिव को। दे विल नेम कि दिस केस इज समबडी, जैसे फॉर एग्जांपल मुंतजिर वर्सेस डैश कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, ये एक लीगल एंटिटी बन जाती है। तो कहने का मतलब ये स्यू भी कर सकती है किसी इंसान या ऑर्गेनाइजेशन को, एंड इट कैन बी स्यूड एज वेल, यानी ये केस भी कर सकती है और इस कोऑपरेटिव सोसाइटी पर केस भी किया जा सकता है। सेम इज द केस, ये अपने लिए एज अ लीगल एंटिटी इट कैन परचेज असेट्स, इट कैन परचेज रिसोर्सेज एंड सो ऑन। ठीक है, दैट इज व्हाट वी हैव हेयर। अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज रजिस्टर्ड अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट ऑफ ईच कंट्री, दिस इज सेपरेट। ठीक है, after registration a society becomes a separate legal entity with limited liability of its members. Death, insolvency or lunacy of the member does not affect the existence of a society. It can enter into agreements with others and can purchase or sell properties on its own name. यहाँ समझने की बात यही है, जब ये खुद एंटिटी बन जाए तो फिर जो इसके मेंबर्स होते हैं उन पे ज़्यादा लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, या रिस्क रिस्पॉन्सिबिलिटी। कहने का मतलब उन पे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिमिटेड है, क्योंकि जितना उन्होंने शेयर जितना उनका शेयर है इस कॉर्पोरेशन में, उनकी रिस्क भी उतनी है और लीगल इम्प्लीकेशंस भी उतनी ही है। तो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस जो है, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस तो मोस्टली जो एक कोऑपरेटिव को होते हैं दैट इज़ थ्रू इट्स ओन मेंबर्स, वही अपना पैसा देते हैं, लेकिन ये आउटसाइड से भी मनी क्या कहते हैं अपने लिए रेज कर सकता है थ्रू लोन्स एंड अदर थिंग्स। ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट इट इज़ रिटन हियर। इन अ कोऑपरेटिव society, capital is contributed by all the members. However, it can easily raise loans and secure grants from the government after its registration. ठीक है, तो मैं यहीं पे आज का लेक्चर कंक्लूड करता हूँ।
तो इफ़ एनीबडी हैज़ एनी डाउट रिगार्डिंग टुडेज़ लेक्चर या एनी पार्ट ऑफ असिस्टेंट रजिस्ट्रार सिलेबस या और किसी सिलेबस का भी, अगर हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी या अदरवाइज बाकी अलाइड सब्जेक्ट्स में इंक्लूडिंग दिस कोऑपरेटिव पोर्शन आपका कोई भी डाउट है, यू कैन मैसेज मी ऑन माई इंस्टाग्राम ID विच इज़ आई गौहर शफ़ी। तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, या जो इंस्टाग्राम यूज़ नहीं करते वो यहाँ पे कमेंट्स में भी अपनी क्वेरीज पोस्ट या क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हैं, एंड आई विल ट्राई टू आंसर देम। ठीक है, चलिए, दैट वाज ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।